आज की दो बड़ी तस्वीरें हैं। तो एक और हम देख रहे हैं रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का 12वां दिन है और हर गुजरते दिन के साथ ये लड़ाई, ये जंग और भी ज्यादा भीषण और भी ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। और दूसरी ओर चुनावी जंग भी जारी है। आज 7वें चरण का मतदान हो रहा है उत्तर प्रदेश में और 3 दिन बाद विधानसभा चुनाव के नतीजे सबके सामने होंगे। तो आज मतदान का 7वां चरण उत्तर प्रदेश में और वहीं रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का 12वां दिन। और भी ज्यादा भीषण होती जा रही है ये लड़ाई, जिसमें लगातार मिसाइल अटैक किए जा रहे हैं, आसमान से बम बरसाए जा रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको दे दें। सीज फायर के दौरान ह्यूमन कॉरिडोर से मना कर दिया है यूक्रेन ने। इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन के 4 शहरों में रूस ने सीज फायर का ऐलान किया है। और जो ह्यूमन कॉरिडोर की बात की जा रही थी कि जो भी लोग वहां से निकलना चाहते हैं उन्हें सेफ पैसेज दे दिया जाए, ह्यूमन कॉरिडोर को यूक्रेन ने मना कर दिया है। तो 4 शहरों में रूस ने आज सीज फायर का ऐलान किया है। इससे पहले भी 2 शहरों में सीज फायर का ऐलान किया गया था। कुछ 5 घंटे का वक्त दिया गया था ताकि वहां जो लोग हैं, निकलना चाहते हैं, सुरक्षित ठिकानों की ओर वो जा सकें। लेकिन अब 4 शहरों में रूस की ओर से सीज फायर का ऐलान होता है और ह्यूमन कॉरिडोर से मना कर दिया है यूक्रेन ने। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। तो एक और रूस की ओर से 4 शहरों में सीज फायर का ऐलान किया जाता है और ह्यूमन कॉरिडोर के लिए मना कर देता है यूक्रेन। आखिरकार इसकी वजह का एक छोटा सा कमेंट जल्दी से रविंदर सचदेव। शायद इसका एक कारण है अनवेरिफाइड, बट शायद जो रशिया ने जो कॉरिडोर खोला है ना, इन्होंने कहा कि इन 4 शहरों से जो रशिया या बेलारूस आना चाहते हैं उनके लिए कॉरिडोर खोला है शायद। ओके, दैट कुड बी द रीजन यूक्रेन मना कर रहा है, अदरवाइज मुझे पता नहीं। सेकेंडली, क्विकली, मुझे लगता है सीज फायर अगर ये मान ली, ये तो छोड़िए, तो रियल सीज फायर नहीं है। इस राउंड में आज जो टॉक्स हो रही हैं, शायद सीज फायर बने या ना बने, बट सेकेंड राउंड तक आते हुए या नेक्स्ट राउंड जो सीज फायर का आएगा ना, तब तक आई थिंक यूक्रेन विल हैव टू सरेंडर। क्योंकि इस अभी सीज फायर मानो 12 घंटे की हो गई आज की जो मीटिंग के बाद। इन 4 शहरों को छोड़ो, आज जो बॉर्डर टॉक्स हैं, उस टॉक्स में तो सबसे बड़ा मुद्दा सीज फायर है ना। शायद रशिया 12 घंटे के लिए मान जाए, काइंड ऑफ अ थिंग, ओवरऑल सीज फायर जी, पर उसके बाद प्रेशर बनाता रहेगा, फिर एक मीटिंग होगी। लेकिन देखिए रविंद्र सचदेव, रूसी सेना के खिलाफ जो यूक्रेनी नागरिक हैं वो भी पूरी तैयारी कर रहे हैं। नागरिकों ने तैयार किए हैं पेट्रोल बम। रूस के खिलाफ नागरिक एक बड़े हथियार के तौर पर ये तैयारी कर रहे हैं। पेट्रोल बम की तैयारी लगातार की जा रही है ताकि टफ रेजिस्टेंस रूसी सेना को वो दे पाएं। और लगातार हमने आपको वो तस्वीरें दिखाई हैं जिसमें रूसी टैंकों का विरोध करने के लिए नागरिक सड़कों पर उतरे हैं और लगातार ये रेजिस्टेंस वहां से देने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ फॉर्मर डिप्लोमेट आरएस मल्होत्रा जी भी जुड़े हुए हैं। आरएस मल्होत्रा जी, हम देख रहे हैं ये टफ रेजिस्टेंस जो वहां के नागरिक देने की कोशिश कर रहे हैं। पेट्रोल बम तैयार किए जा रहे हैं और उनके हाथ में हथियार भी थमा दिए गए हैं यूक्रेनी सेना की ओर से। ये क्या मिस कैलकुलेट किया क्या पुतिन ने कि ऐसा कुछ हो जाएगा? मिस कैलकुलेट भी हो सकता है। और दूसरी तरफ जो प्रेसिडेंट जेलेंस्की हैं, उन्होंने लोगों को बहुत मोटिवेट किया है, उनका मनोबल हमेशा बढ़ाए रखा है। और बीच में बात आई थी कि वो भाग गए हैं, उन्होंने दिखा दिया कि वो भागे नहीं हैं, वहीं खड़े हैं, वहीं बैठे हुए हैं, अपनी सेना को भी, अपने लोगों को भी मोटिवेट कर रहे हैं। तो अब इस सब से रशिया की जो फौज है, जो पहले काफ़ी तेजी से आगे बढ़ रही थी, उसकी अब गति जो है आगे बढ़ने की थोड़ी रुकी हुई है। कुछ शायद सिविल कैजुअलिटी को भी वो शायद बढ़ाना नहीं चाहते हैं। तो अब इस सारे हालात में युद्ध जो है वो बढ़ता जा रहा है। आज 12वां दिन
जी, और यूक्रेन के कई बंकर भी पूरी तरह तबाह कर दिए गए हैं। रूस ने इसको लेकर भी वीडियो जारी किया है। वीडियो में यूक्रेनी सेना के नुकसान को दिखाया गया है। तो रूसी सेना की ओर से किस तरह से आगे बढ़ा जा रहा है, कैसे नुकसान पहुंचाया जा रहा है यूक्रेनी सेना को, वो तस्वीरों के जरिए लगातार पहुंचाने की कोशिश की जा रही है लोगों के बीच कि रूसी सेना पीछे नहीं हटने वाली है। और पुतिन तो ये चेतावनी दे रहे हैं कि यूक्रेन पूरी तरह से तबाह हो जाएगा अगर उनकी शर्तों को नहीं माना गया। और हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी भी हैं। जनरल चतुर्वेदी, अब क्या रूसी सेना की क्या स्ट्रैटेजी दिखाई दे रही है? आपको लग रहा है कि अब बदलाव की जरूरत है? जो लक्ष्य की ओर वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, उसे रोकने में कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है यूक्रेन की सेना? मैं नहीं समझता कि यूक्रेन की सेना रूसी सेना को अपने किसी बाहुबल या फोर्स के जरिए रोक पा रही है। ये सब एक मनोबल बढ़ाने के लिए जगह चीजें हैं कि वॉलंटियर्स आ गए, हमने 18,000 सिविलियंस को वेपन्स दे दिए। ये सब मैं समझता हूं गलत तरीके का इस्तेमाल है। सिविलियंस को कोई भी वेपन्स लड़ाई के दौरान इस तरह से नहीं दे सकता, वो गलत यूज किए जाएंगे और इससे कोई मनोबल हाई नहीं होता। मनोबल और भी बहुत चीजें हैं जिससे आप मनोबल को बढ़ा सकते हैं। रूस आज पिछले 2-3 दिन से ये थोड़ा सा लल है। ये लल मैं बता रहा हूं, ये स्टॉर्म के पहले का लल हो सकता है और वो प्रेशर बना रहा है। निगोशिएशन चल रहे हैं इस दौरान और अपना लॉजिस्टिक्स बिल्डअप कर रहा है। लॉजिस्टिक पॉज बहुत जरूरी है। इस वक्त तक करीब 300-400 किलोमीटर फौजें चल चुकी हैं और उनको पानी की, फ्यूल की, खाने की, ये सब चीजों की जरूरत है और इसके लिए उनको पॉज की भी जरूरत है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि ये टाइम बाइंग हो रही है, एक तरह से लॉजिस्टिक बिल्डअप भी हो रहा है, साथ ही साथ जो बातचीत चल रही है, नेगोशिएटिंग टेबल पर दबाव बनाने की भी रूसी सेना कोशिश कर रही है। लेकिन सवाल हर किसी के जहन में ये है कि पहले कहा जा रहा था कि 48 या 96 घंटे में ही रूसी सेना जो है वो मजबूर कर देगी यूक्रेनी सेना को सरेंडर करने के लिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। अब ये कीव तक पहुंचने में रूसी सेना को इतना वक्त क्यों लग रहा है? ये हम मैप के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जब से ये सैन्य ऑपरेशन की शुरुआत हुई और तस्वीर कितनी बदली है, कहां कहां कब्जा कर लिया है रूसी सेना ने और अब स्ट्रैटेजी है क्या? जनरल सिन्हा, जरा एक्सप्लेन कीजिए मैप के जरिए। ये रहा यूक्रेन और ये रहा रशिया। यदि हम पूरी लड़ाई पे तवज्जो दें तो ये रशिया का वेस्टर्न एक्सिस ऑफ एडवांस है और ये वेस्टर्न साइड से एक एक्सिस है और दूसरा एक्सिस है नॉर्दर्न साइड से या सदर्न साइड से कीव की तरफ। वेस्टर्न साइड एडवांस, वेस्टर्न एक्सिस पे एडवांस में रूस को काफ़ी सफलता मिली है। कारगिव, फिर मारियापोल और खरसान, ये तीनों शहर पे उसका काफ़ी गिरफ्त हो गया है। लेकिन जब हम कीव की बात करें तो जो सफलता रूस एक्सपेक्ट कर रहा था, डे 2 पे उसके काफ़ी टैंक्स, कहा जा रहा था 10 किलोमीटर दूर पे खड़े हैं, लेकिन रशियन टैंक्स का स्पीड है 65 किलोमीटर पर आवर। ये तो पीस टाइम पे स्पीड है। यदि हम बैटल जोन में बात करें तो स्पीड 4 से 5 किलोमीटर होता है। तो 4 से 5 मतलब कि आप, यदि बीबीसी ने कहा कि 30 किलोमीटर दूर है, 6 घंटे। आज तो 12वां दिन है, इसका मतलब कीव में सफलता नहीं मिली है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण जो मैं समझ रहा हूं कि कहीं ना कहीं जो रूस ने क्लेम किया था कि उसका एयर डिफेंस सिस्टम बर्बाद कर दिया, उसका एंटी टैंक वेपन सिस्टम जो है वो बर्बाद कर दिया, ऐसा हुआ नहीं है। ग्राउंड पे एंटी टैंक वेपन सिस्टम सक्षम है, सफल है, इसके कारण कीव में सफलता नहीं मिली है। और दूसरी बिंदु कि जो सिविलियन रेजिस्टेंस प्रेसिडेंट जेलेंस्की की लीडरशिप के कारण सिविलियन रेजिस्टेंस आ रहा है देखने को, वो भी कारण हो सकता है कि कीव में सफलता नहीं मिल रही है। अब मुझे लगता है कि वेस्टर्न एक्सिस से एडवांस करके साउथ कीव को वो पूरी तरह से सिक्योर करेगा रूस और उसके बाद पूरी तरह से आइसोलेट करके जनरल सिन्हा, जो आप बता रहे हैं ना, कीव में देखिए जो आसपास के इलाके हैं अभी उनको जरूर टारगेट कर रहा है, लेकिन कीव में अंदर घुस नहीं रहा है। और ये हम आपको अलग अलग तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं कितना जबरदस्त नुकसान यहाँ पर शहर दर शहर जो तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है, कहां कहां पर ये धमाके हुए हैं, वो आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं, समझ सकते हैं।
और डिप्लोमेटिक स्तर पर ये जो बातचीत जो है उस पर भी निगाहें रहेंगी, जो तीसरे दौर की बातचीत होने वाली है। और यूक्रेन के राष्ट्रपति से बात की है पीएम मोदी ने, और साथ ही साथ पुतिन से भी वो बातचीत करेंगे। ये 12वां दिन और रूस के यूक्रेन पर हमले लगातार जारी, कैसे युद्ध में सब कुछ तबाह हो जाता है ये आप देख रहे हैं इन तस्वीरों के जरिए। कीव की राजधानी की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, और ये आप देख रहे हैं वहां के 3 शहरों के जो मेयर हैं उनकी तस्वीर। हॉस्टिमल में जो रूसी अटैक हुआ उसमें हॉस्टिमल के मेयर की मौत हो गई, लेकिन वहीं आप देख रहे हैं ओडेसा के जो मेयर हैं वो मजबूती के साथ अपने हाथों में बंदूक थामते हुए, और रूसी टैंक पर सवार आपको नजर आ रहे हैं निकोलेव के मेयर भी। निकोलेव भी मत भूलिए आप, जहां पर लगातार बमबारी जारी है, खार्किव को भी लगातार निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन वहां के जो मेयर हैं कितनी मजबूती के साथ ये संदेश देते हुए और अपने नागरिकों का हौसला बढ़ाते हुए, उन्हें मोटिवेट करते हुए कि हम डटकर रूसी सेना का मुकाबला करेंगे। तो हमले में ये बुलंद हौसले नजर आ रहे हैं और संगीत से शांति की अपील भी हो रही है बॉर्डर पर। Закрой все чувства на замок, навечно отпусти. के जरिए शांति की अपील की जा रही है। जो तबाही का मंजर है और उसके बीच ये संगीत गूंजता हुआ जो बहुत ही सुकून देता है। शांति की अपील जरूर की जा रही है, लेकिन हम देख रहे हैं कि दोनों जो देश हैं वो अपने अपने रुख पर अड़े हुए हैं, कोई भी झुकने को तैयार नहीं है। सबकी नजरें अब तीसरे दौर की बातचीत पर लगी हुई हैं जो दोनों देशों के बीच होने वाली है। 2 दौर की जो बातचीत हुई है वो बेनतीजा रही। सिर्फ बात हुई ह्यूमन कॉरिडोर को लेकर, लेकिन अब सबकी नजरें इस बात पर हैं कि क्या शांति की कोई राह पर आगे बढ़ेंगे क्या दोनों देश, क्या युद्ध की समाप्ति हो जाएगी, क्योंकि युद्ध से सभी देशों को नुकसान झेलना पड़ेगा। और ये लगातार दबाव बनाने की भी कोशिश की जा रही है। नेटो की ओर से, अमेरिका की ओर से प्रतिबंध भी लगा दिए गए हैं, लेकिन बात आगे बढ़ती हुई दिखाई नहीं दे रही है। और इस बीच आपको बड़ी जानकारी दे दें, पीएम मोदी और पुतिन के बीच बातचीत हुई है। तो ये तीसरे दौर की बातचीत जो कि पुतिन के साथ हुई है। इससे पहले भी 2 बार पीएम मोदी पुतिन से बातचीत कर चुके हैं और ये तीसरी बार उन्होंने पुतिन से बातचीत की है। इससे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से भी उन्होंने बात की, जो अभी भी यूक्रेन में लोग फंसे हुए हैं। उनकी सकुशल वापसी को लेकर उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति से चर्चा की थी और अब पुतिन से भी बातचीत की जा रही है, क्योंकि अभी भी जो सुमी में कुछ भारतीय फंसे हुए हैं, हमारे सरकार की प्राथमिकता यही है कि उनकी भी वतन वापसी सुनिश्चित की जा सके। आपको बता दें, पीएम मोदी और पुतिन के बीच 50 मिनट की ये बातचीत हुई है। इससे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति से उन्होंने 35 मिनट तक बातचीत की थी और पीएम मोदी और पुतिन के बीच ये लंबी चली बातचीत 50 मिनट तक बातचीत हुई। इससे पहले जो 2 बार उन्होंने बातचीत की है पुतिन के साथ, जो मेन फोकस रहा वो इसी बात पर रहा कि शांति के जरिए ये हल निकाला जाना चाहिए। डिप्लोमेटिक स्तर पर ये हल निकालने की कोशिश होनी चाहिए 2 देशों के बीच, और युद्ध से कोई समाधान नहीं निकल पाएगा। पहले जो 2 दौर की बातचीत हुई उसमें इसी बात पर फोकस रहा था और आज की बातचीत में भी यही माना जा रहा है कि यही फोकस रहेगा हमारी सरकार का। और इसमें क्या इंडिकेशंस मिल रहे हैं, रविंद्र सचदेव, इस पर आप कमेंट करना चाहेंगे? क्या बातचीत इन दोनों के बीच हुई होगी? डेफिनेटली सो। देखिए, इसमें 2 हुई होंगी डेफिनेटली। एक तो हमारे बच्चों को वापस आने का, राइट, बोथ फ्रॉम यूक्रेन की हेल्प से और रशिया की हेल्प से, तो उस पे। बट उसके अलावा डेफिनेटली यस, यूक्रेन के फिलहाल के हाल, रशिया कहां जा रहा है और कॉल फॉर पीस। क्योंकि इसमें देखिए, अभी हम जब कॉरिडोर्स की भी बात करेंगे, अपने बच्चों के लिए बात कर रहे हैं, सेम थिंग अप्लाइज फॉर इंटरनेशनल और लोगों के लिए भी। तो सीज फायर को लेके, एंड सेकेंडली ऐसी कॉन्वर्सेशन मौका बन जाता है मैसेज कन्वे करने का फ्रॉम वन साइड टू दी अदर साइड, राइट। अभी ज़ेलेंस्की से कोई बात करी, वो भी स्मार्ट पॉलिटिशियंस हैं, राइट। जब 1-on-1 बात होती है वो कोई मैसेज देते हैं कि मेरे बिहार पे ओके, आप पुतिन को ये मैसेज कन्वे करो। तो ये जो इस लेवल की बात होती है लीडर्स में,
इसमें मैसेजेस भी एक दूसरे के थ्रू दिए जाते हैं जो कि आप ऑफिशियली नहीं कहना चाहते, जो सरकारों का अपना ऑफिशियल स्टैंड होता है वो नहीं कहना चाहते, बट तभी इसे कहते हैं ना एक तरह का बैक एंड का बैकडोर डिप्लोमेसी कहें या ना कहें, कुछ उस तरह के मैसेजिंग बन जाता है। मीडिएशन के अलग अलग मायने होते हैं। ये भी हो सकता है कि कहां होगी, आपको याद है एक बार बात हो रही, अभी फिर बात आ रही कि वेन्यू कहां होगा। पिछली बार ज़ेलेंस्की कह रहे थे कि कहां पे, बाकू टर्की वगैरह में। वेन्यू भी अभी नहीं, बट आई एम जस्ट थ्रोइंग वेन्यू इंडिया में बी, बट अभी उसे साइड में रखिए। तो बात यह है कि वेन्यू के अलावा मीडिएशन कौन कर रहा है। वेन्यू का मतलब तो है कि भैया उस कॉन्फ्रेंस रूम में, हॉल में बात करा दी आपने, होस्ट कंट्री इजराइल बन गई, अभी जैसे इजराइल कह रहे थे, तो अगली राउंड के लिए इस राउंड की तो शायद वेन्यू सेट हो गई है। तो ये सारा एंड गिव एंड टेक, थोड़ा बहुत गिव एंड टेक फ्रॉम द वेरियस वर्ल्ड ऑर्डर्स, सो दैट पुतिन। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी जो दर्शकों को हम बता रहे हैं कि पीएम मोदी ने पुतिन से बातचीत की है। लगभग 50 मिनट की ये बातचीत दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच में हुई है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.